मॉर्निंग मेडिकोज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज़ जो कि होने वाली है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पे। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे पैलर, इक्टेरस, साइनोसिस, क्लमिंग, लिम्फेडिनोपैथी और एडिमा। सबसे पहले आज हम देखेंगे पैलर। शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। इट इज़ दी वैक्सी अपीयरेंस ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स आइदर एज ए रिजल्ट ऑफ डिक्रीज सर्कुलेटिंग आरबीसीज और डिमिनिश्ड वेस्कुलर सप्लाई। मैं पहले बता दूं, आपको कोई भी स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, ना भी कुछ लिखने की ज़रूरत है। आपको फ्री नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। होता क्या है इसमें एक वैक्सी अपीयरेंस ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। इसको हमें डिस्टिंग्विश करना होता है इक्टेरस के साथ। कैसे करेंगे? इक्टेरस में हमको मिलता है एक येलोइश पिगमेंटेशन और इसमें पैलर में हमको देखने को मिल रहा है एक वैक्सी अपीयरेंस। ठीक है, ऐसे हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे। दूसरी बात, ये होता कैसे है? जो हमारे एरियाज ऑफ सुपरफिशियल वेसल्स हैं वहाँ पे क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन रेड कलर प्रोवाइड करता है। अगर किसी वजह से उसका कंसंट्रेशन कम हो जाए या ब्लड फ्लो कम हो जाए तो वहाँ पे वो रेडिश कलर प्रोवाइड नहीं कर पाएगा और एक वैक्सी अपीयरेंस प्रोवाइड होगा जिसको हम बोलते हैं पैलर। ठीक है, वेयर टू लुक फॉर पैलर? हम कहाँ देखते हैं पैलर? हम लोग देखते हैं लोअर पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा में। कैसे देखते हैं? रिट्रैक्ट बोथ द लोअर लिड्स डाउनवर्ड्स एंड आस्क द पेशेंट टू लुक अपवर्ड्स। हमेशा फोकस करें इस वर्ड पे, बोथ, दोनों को एक साथ देखना। कभी भी एक को हम फोकस नहीं करेंगे, दोनों एक साथ ही देखेंगे। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं टंग पे। टंग के स्पेशली हम लोग टिप पे और उसके डॉर्सम पे देख सकते हैं। इसके बाद आता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द पैलेट। इसके बाद नेल बेड, पाम, सोल और अदर जनरल स्किन सर्फेसिस पे भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ पैलर। क्यों होता है पैलर? हमने देखा कि अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम हो जाए या ब्लड फ्लो कम हो जाए, इस वजह से होगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कब कम हो सकता है? ये हो सकता है अनीमिया में। ठीक है, अनीमिया क्या होता है? इट इज़ द क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिक्रीज इन द आरबीसीज और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन रिलेशन टू द स्टैंडर्ड एज एंड सेक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं अनीमिया। याद रखेंगे इस चीज़ को, आता भी होगा आप सबको। अगली चीज़ आती है ड्यू टू द डिक्रीज ब्लड फ्लो। अगर ब्लड फ्लो कम हो जाए तो भी हमको पैलर देखने को मिलेगा। ये कब हो सकता है? इन केस ऑफ शॉक, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीजेज में। शॉक के केसेस में क्या है, ब्लड वॉल्यूम ही कम है तो ब्लड फ्लो कम है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में क्या है, ब्लड वॉल्यूम तो ठीक है बट कार्डिक आउटपुट सही से मेंटेन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये होता है। तीसरा आता है पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़। इसमें क्या है, ब्लड वॉल्यूम भी सही है, आउटपुट भी सही है बट सप्लाई सही से हो नहीं पा रही क्योंकि आर्टरीज में कोई दिक्कत है, आर्टरीज में, वेसल्स में कोई भी दिक्कत है। ठीक है, इस वजह से सही से सप्लाई नहीं हो पा रही है, हमें इसकी वजह से पैलर देखने को मिल रहा है। अगला आता है ड्यू टू द डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कम होगा तो ब्लड फ्लो कम होगा और हमको देखने को मिलेगा पैलर। कब कब होता है? ये होता है एडिसन्स डिजीज़ में, हाइपोपिट्यूरिज्म में और हाइपोथायरॉयडिज्म में। अब नाम लेके तो नहीं छोड़ सकते, थोड़ा समझ लेते हैं इस चीज़ को। एडिसन्स डिजीज़ में और हाइपोपिट्यूरिज्म में क्या हो रहा है? होता क्या है, इन दोनों कंडीशन में कॉर्टिसोल के लेवल कम हो जाते हैं। कॉर्टिसोल का नॉर्मली काम होता है नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ा के रखना, जो कि सिंपैथेटिक एक्टिवेशन करता है और बीपी को मेंटेन करता है। अब इन डिजीजेस में क्या हो रहा है, किसी वजह से कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी हो रही है, नॉरएपिनेफ्रिन प्रोड्यूस नहीं होगा, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन नहीं होगा और बीपी हमारा कम हो जाएगा। इजी। अगला आता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या है, थायराइड का नॉर्मल काम होता है कैटेकोलामिन रिसेप्टर्स को मेंटेन करके रखना। अब अगर थायराइड हार्मोन ही कम है तो कैटेकोलामिन के रिसेप्टर्स कम है, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन फिर सही से नहीं हो पाएगा और बीपी कम हो जाएगा। डन। क्या आपको ऐसा हो सकता है कि अनीमिया है बट पैलर नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। कब कब हमें होता क्या है, पैलर देखने को कब मिलता है? अगर ये पता है तो सब समझ में आ जाएगा। पैलर हमें तभी देखने को मिलेगा जब हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन 10 ग्राम परसेंटेज से कम हो जाता है, तभी हमें पैलर देखने को मिलेगा। ठीक है, बट अनीमिया कब देखने को मिल सकता है? अनीमिया में देखने को मिल सकता है अगर मेल्स में लेस देन 13 ग्राम्स पर डेसीलीटर हो या ग्राम परसेंटेज, और फीमेल्स में लेस देन 12 ग्राम्स पर डेसीलीटर हो, तो हमें अनीमिया देखने को मिलेगा। अब एक रेंज दिख गया ना आपको, कि 10 से लेकर के 13 तक मेल्स में और 10 से लेकर के 12 तक फीमेल्स में। इस रेंज में अनीमिया तो होगा बट पैलर नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे हम लोग। अब अगला सवाल छोटा सा बड़ा इजी सवाल, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पैलर? सबके जबान पे होगा अनीमिया। अनीमिया की डेफिनेशन देख लीजिए आप, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। मेल्स में नॉर्मल रेंज क्या होती है हीमोग्लोबिन की? 14.6 से लेकर के 15.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर तक। फिर और फीमेल्स में 13.3 से लेकर के 14.6 ग्राम्स पर डेसीलीटर तक। थोड़ा देखते हैं ग्रेडिंग ऑफ अनीमिया। इसको हम ग्रेड करते हैं ग्रेड 0, 1, 2, 3 एज नो अनीमिया, माइल्ड अनीमिया, मॉडरेट अनीमिया और सीवियर अनीमिया। इसको नो अनीमिया कब कहेंगे, ग्रेड 0 कब कहेंगे? जब हीमोग्लोबिन का लेवल 13 से ज़्यादा होगा मेल्स में और 12 से ज़्यादा होगा फीमेल्स में। ये हो गया नो अनीमिया, नॉर्मल एकदम।
अब आते हैं माइल्ड एनीमिया कब कहेंगे, जब मेल्स में 11 से 12.9 तक हो और फीमेल्स में 11 से 11.9 तक हो, तब ये इसको बोलेंगे माइल्ड एनीमिया। मॉडरेट एनीमिया कब कहते हैं, जब मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही हीमोग्लोबिन 8 से लेकर के 10.9 ग्राम्स पर डेसीलीटर तक हो। और सीवियर एनीमिया का मतलब होता है लेस देन 8 ग्राम्स पर डेसीलीटर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अब हम लोग देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। इसमें आता है फटीग, वीकनेस, इंसोम्निया, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, फेंटिंग और सिंकोप। नॉर्मल है, फटीग हमें समझ में आएगा, वीकनेस, इंसोम्निया, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फेंटिंग, सिंकोप, ये सब हमें समझ में आएगा। ये इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन क्या है, होता क्या है, हमारी जो मसल्स हैं उनकी कुछ नीड होती है, उसको हमारा ब्लड फुलफिल करता है। अब अनीमिक पेशेंट है, पेशेंट में पहले हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम है, ऑक्सीजन कम है, तो इन नीड्स को फुलफिल सही से नहीं कर पा रहा होता। अब अगर पेशेंट एक्सरसाइज कर ले, है ना, एक्सरसाइज कर ले, डिमांड्स और बढ़ जाएंगी, जिसको और फुलफिल करने में दिक्कत होगी, जिसकी वजह से मसल पेन होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। ठीक है, अब देखते हैं कॉमन कॉजेज ऑफ अनीमिया। इसमें आता है सबसे पहले न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, ये सब। हुकवर्म इन्फेस्टेशन हो सकता है, क्रोनिक डिजीज़, थैलेसीमिया, ट्रॉपिकल स्प्रू, ये सब कॉमन कॉजेज हैं अनीमिया के। अगली एक लास्ट एंटिटी है जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो होता है डायमॉर्फिक अनीमिया। मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया होता है ड्यू टू द कंबाइंड डेफिशिएंसी ऑफ आयरन एंड विटामिन B12। ठीक है, इसमें हमें पॉली डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है, आयरन की भी डेफिशिएंसी है और विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी है। तो हमें एक हेमेटोलॉजिकल पिक्चर में क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, ये बड़ा सवाल है। हमेशा जब भी पॉली डेफिशिएंसी होती है तो हेमेटोलॉजिकल पिक्चर में एक की प्रेडोमिनेंस हमें देखने को मिलती है, जैसे कि इस केस में हमको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ज़्यादा प्रेडोमिनेंट दिखेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको फ्री नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाइए, पढ़िए और आगे की वीडियोस ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।